हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। हम देखते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में एनसीईआरटी की बहुत भूमिका होती है। तो इसी को समझते हुए हम क्लास 6 से एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसे हम 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, हम उसको पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे 6 to 12। तो सबसे पहले हम 6 क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय रहेगा क्या, कब, कहाँ और कैसे। कहाँ, कब, क्या, कहाँ, कब, कहाँ और कैसे को देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इतिहास ने हमें क्या सिखाया और हमने इतिहास से सीखने की क्या कोशिश की। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, रशीदा नाम की एक लड़की है, वो कह रही है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रशीदा अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। 100 साल पहले क्या हुआ था, इसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं। यानी बात कर रहा है स्रोतों के बारे में कि इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, यानी अपने अतीत को जानने के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो कैसे आप पता लगा सकते हैं। हमीदा के क्वेश्चनों का ही आंसर दिया गया है। कह रहा है यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था हम क्या करते हैं, तुम मीडिया सुनते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की बात बता सके। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, उसके बारे में बात करें तो एनसीईआरटी ने लिखा है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, इन सब के द्वारा हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगला है लोग कहाँ रहते थे, लोगों का रहने का स्थान क्या था। तो नर्मदा नदी, सबसे पहले आप नर्मदा नदी को देखेंगे। नर्मदा नदी का पता लगाना है किसमें, मानचित्र फर्स्ट में मानचित्र दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है मानचित्र, ये रहा मानचित्र में, ये रहा नर्मदा नदी, ये बह रही है, ये है नर्मदा नदी। इसका हमने पता लगा लिया। अब देखिए क्या कहता है। कह रहा है कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। यानी कई लाख पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों या यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी क्या, शिकार भी करते थे। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब कह रहा है मानचित्र में हमें सुलेमान और किरथर पहाड़ी ढूंढनी है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा आपका किरथर पहाड़ी, ये आपका किरथर पहाड़ी है, ये पहाड़ी आपका किरथर हो गया ये, और सुलेमान पहाड़ी ये है, ये सुलेमान पहाड़ी है। कह रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को ढूंढें और पता लगाएं। तो लगा लिया हमने पता। अब देखिए क्या कह रहा है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना स्टार्ट किया। यानी गेहूं और जौ की जो फसल सबसे पहले जो उपजाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, किरथन और सुलेमान पहाड़ियों के करीब हुई थी। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाते हैं पता। ठीक है, ये गारो पहाड़ियां हैं और मध्य भारत में कह रहा है विंध्य पहाड़ियां, ये रहा विंध्य पहाड़ी। गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी का पता लगा लिया। अब इन दोनों में क्या खास था ये देखते हैं। तो इस खास में कह रहा है ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ कह रहा है, किरथर और
सुलेमान पहाड़ियों में, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में कृषि का विकास है। उसके बाद से जो कृषि का विकास हुआ कहाँ हुआ, गारो और विंध्य पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। विंध्य के उत्तर में, विंध्य के उत्तर यानी उत्तर प्रदेश के आसपास एक लहुरा देव स्थान है, लहुरा देव। यहाँ से चावल के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। चावल उपजाने का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला, लहुरा देव से। आगे कह रहा है मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। ठीक है, मानचित्र पर सिंधु और सहायक नदी देख लेते हैं। यूपीएससी ने 2023 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था, देख लेते हैं। ये है आपकी सिंधु नदी, ये नदी आपकी सिंधु नदी है। ये नदी आपकी सिंधु नदी है। ठीक, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये पूरब से है और पश्चिम से एक नदी है काबुल नदी। ठीक, पता लगा लिया। अब देखिए क्या कह रहा है इस बारे में। कह रहा है सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो सहायक नदी की डेफिनेशन दे दिया। आगे कह रहा है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, फले फूले इनके ही आसपास। फिर कह रहे हैं गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। ठीक, अब क्या कह रहा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। ठीक है, फिर मानचित्र पे आते हैं, गंगा नदी को देखते हैं। ये रहा गंगा नदी और इसकी सहायक नदी है सोन नदी, ये है सोन नदी। ठीक है, इसका पता लगा लिया। अब इन दोनों के बारे में क्या कहना चाह रहा है, अब देखिए। कह रहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक, मगध यानी गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अंततः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों पर अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी विभिन्न कारणों से लोग एक जगह से दूसरे जगह गए। जब एक जगह से लोग दूसरी जगह गए तो वहाँ की विचारों से उनका आदान प्रदान हुआ। ठीक, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, उस टाइम तो यात्रा करने के ये कारण थे। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। देख रहे हैं पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। देख लेते हैं मानचित्र को देखते हैं। तो ये है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है ये। ठीक, और ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। प्राकृतिक सीमा देखा जाए तो इसके उत्तर में हिमालय है, इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, देखते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा समुद्रों की गहराई को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने
और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान का, ये आपके उत्तर पश्चिम में पड़ेंगे। ठीक है, मैप में देखना, उत्तर पश्चिम में आपको ईरान और इराक मिलेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, ताम्र पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, उस पर क्या लिखा है? यह पांडुलिपि, ये रहा, ये आपको चित्र दिया हुआ है, दिखाता हूँ। ये रहा आपको चित्र यहाँ दिया हुआ है। इस पे किस टाइप से लिखा गया? यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि यहाँ देखी जाती है। यानी इस पेड़ का नाम आपको याद रखना है, भूर्ज पेड़। भूर्ज पेड़ की छाल से भी पांडुलिपि बनाई जाती थी। ठीक है, तो हम कहाँ थे? अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तक। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोज पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग, क्योंकि इसकी व्याकरण का जो प्रोनाउंसिएशन था वो आसान था। ठीक है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने हाथ में नोट्स और पेपर लेकर बैठेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, कागज़ और पेन लेकर बैठेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, ये आप एक देख रहे हैं अभिलेख। ये अभिलेख क्या है? ये अभिलेख देखिए, इस अभिलेख के बारे में यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का अभिलेख है। आप ठीक से एनसीईआरटी में भी चमक नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं, इस अभिलेख के बारे में यहाँ बताया हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इससे ये पता लगता है कि अफगानिस्तान में पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में देखेंगे। अशोक नाम का चैप्टर अध्याय 8 में, वहाँ देखेंगे अशोक के बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतकों से बनी हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेयिक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक, आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो
कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचा पाते थे। आदि अन्य दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। मतलब पुरातत्वविद ढूंढते हैं कि कैसे इतिहास के बारे में जाना जाए कि अतीत के लोग क्या खाते थे। तो उनको कैसे मदद मिलती है कि वनस्पतियों के बहुत से अवशेष जो हैं वो बचे पड़े हैं, ठीक है, कुछ दाने बचे पड़े हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े बचे पड़े हैं और कुछ जले हुए भाग के रूप में अवशेष बचे पड़े हैं। तो देखते क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत को जानने के लिए स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। अतीत एक है या अनेक है। देखते हैं क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज की तरह ही उस टाइम पे भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजों का प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब पुरातत्वविदों ने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठे कर ली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जिसे जानना बहुत ज़्यादा रोमांचक होगा और उसे अभी जाना नहीं गया है, उसकी खोज जारी है। तिथियों का मतलब क्या होता है? जो तिथियों का निर्धारण किया गया है उसका मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक, इतिहास और उनकी तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। यानी एक लाइन खींच दें और यहाँ पे अगर जीरो डाल दें तो इसके जो इधर होगा वो ईसा पूर्व यानी बीसी कहलाएगा, और जो इसके इधर होगा वो क्या कहलाएगा? ईसवी कहलाएगा। ठीक है, यानी एडी, आफ्टर डेनमी। ठीक, तो तिथियों का निर्धारण ऐसे होता है।
कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी के नाम 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज बीपी अक्षरों का प्रयोग करते थे, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। ठीक, अब देखते हैं अन्य तथ्य इसके बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। राजा करवाते थे राजा देश के लिए, ठीक है। कई लोग करवाते थे अपने विजयों के विवरण के लिए। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वानों यह कैसे पता लगाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। ठीक है, ये देखिए, ये चित्रात्मक लिपि है और इसका पता देखिए कैसे लगाया। यानी पी के लिए सिंबल क्या है? आयताकार है। टी के लिए ये सिंबल है। ओ के लिए सिंबल ये है। एल के लिए सिंबल, एम के लिए, इस प्रकार के सिंबल के रूप में लिखे मिलते हैं। मिस्र की कहानी क्या है? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसोट्टा नामक एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं, अर्थात उन्होंने बताया यहाँ राजाओं रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समार्थनार्थ ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। देखिए, एल के लिए शेर है और ए के लिए चिड़िया का चित्र बना हुआ है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ सके। ठीक है, अब एक आंख बंद करके कल्पना करनी है, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहते हो, और इन 5 प्रश्नों को कमेंट में आप भेजना। इन 5 प्रश्नों को आप कमेंट में भेजना, और इन 5 प्रश्नों को मैं देखना चाहूँगा कि आपके मन में क्या क्या प्रश्न उपजते हैं। ठीक है, और जो ये शब्द हैं, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि और अर्थ निकालना, इनके बारे में आप नोट्स बनाएंगे। मैंने पढ़ाया है ऊपर, और आप सुन के लिखेंगे और इनके बारे में आप पता लगाएंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, और ये कुछ स्थितियाँ हैं जिनको आपको याद करना है, नोट्स बना लेना है। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व आया था। वर्तमान में 2000 वर्ष पूर्व चल रहा है। ठीक है, और मैंने ये आपको होमवर्क देना है। ये मैंने मैप पे आपको बताया था, नर्मदा घाटी, मगध, गारो, पहाड़ियाँ और सिंधु तथा इसके सहायक नदी और गंगा घाटी। तो मैप में आपको मैंने बताया था और आपको इसका मिला। मैप को देख देख के करना है और ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर बताना है। मैं आपको बताया तो आपको 100 शब्दों में अंतर बताना है। ठीक है, लेक्चर सुन के इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, और पूरी कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप लिख सकें और तरीके से लिख सकें। ठीक, रशीदा के प्रश्न को आपसे फिर से पढ़ना है और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं ये आपको सोचना है। ठीक है, पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है जिनमें से वस्तुओं की पत्थर से बनी हो सकती हैं। कौन कौन से ऐसी वस्तुएं जो पत्थर से बनी हो सकती हैं। ठीक, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर, यानी ये आपका चैप्टर 1 था,
जो कंप्लीट हो गया। और अब आपका जो चैप्टर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको पूरी तरह ध्यान रखना है कि आपको इसको अच्छे से सुनना है, इसके नोट्स बनाने हैं और प्रश्नों को उत्तर देने हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।